हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़ील और पैशन के साथ बहुत हार्डवर्क कर रहे होंगे, ताकि अपकमिंग लाइफ में आपने जो भी अपने लाइफ के रिगार्डिंग गोल्स सेट किए हैं उस सबको आप सभी अचीव कर लें। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स पर शेयर करें। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हायर एजुकेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इससे रिलेटेड 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसमें आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, रहता है, ठीक है। अब इंडियन पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से हमें इस यूनिट को, इस टॉपिक को समझना है, देखना है। तो इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा जो होता है ये होता है जनता का सदन, ठीक है, मेंबर हाउस ऑफ कॉमनर्स, ठीक है। इसमें टोटल अभी करंट स्ट्रेंथ है 545, मैक्सिमम ये बढ़ करके 552 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। करंट कितने बताया मैंने? 545। इट मीन्स कि जो भी लोकसभा का चुनाव होता है, अभी 2019 में पीछे हुआ था, उसमें भी हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया था, ठीक है। तो टोटल अगर भारत की बात करें तो भारत में 28 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट और 9 यूनियन टेरेटरीज हैं, ठीक है। तो इन 545 में से 530 सीटें सीधा सीधा राज्य से है। इट मीन्स कि जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से करीब 80 सीटें हैं, झारखंड से 14 हैं, ठीक है, उसी तरह से बिहार से हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकसभा की सीटें हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर। तो 28 स्टेट और बचे हुए 9 यूनियन टेरेटरीज, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, है ना, तो अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरह के जो आइलैंड्स हैं, इस तरह के जो यूनियन टेरेटरी हैं, ठीक है, यूटी, संघ शासित प्रदेश, उनसे करीब 20 लोकसभा की सीटें बनती हैं, है ना। और 2 जो सांसद होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली नॉमिनेट करने का अधिकार रखते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई सा भी एक, जैसे कि किन्हीं के फादर इंडियन हैं लेकिन मदर रशियन है, मदर इंडियन है लेकिन फादर पुर्तगीज़ हैं, ब्रिटिश हैं, या फिर आपके अमेरिकन हैं, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियन। तो इस तरह के 2 व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है, पावर है उनके पास कि भारत के अंदर से कोई भी 2 एंग्लो इंडियन को वो सांसद मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कि यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। इसका मतलब कि कोई भी बाहर किसी अन्य देश का व्यक्ति ब्रिटेन से आके यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, भूटान से नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान से नहीं। जो व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ेगा उसको इंडियन अगर वो है तभी वो लड़ सकता है चुनाव। दूसरा कि आपकी उम्र कम से कम 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उम्र सीमा ध्यान में रखिएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको या तो 25 या 25 से ज़्यादा उम्र होना चाहिए। तीसरा क्या है कि आप किसी भी अपराध में जो है आपकी जजमेंट आ गई हो और आप घोषित अपराधी हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इट मीन्स कि देखिए, पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर उस एलिगेशन का जजमेंट आ गया है और आप दोषी करार दिए जा चुके हो कोर्ट के द्वारा, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप पे बैन लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लालू प्रसाद जी को देखिए, बिहार के अंदर अभी चारा घोटाला में जजमेंट आ गया है, ठीक है, वो दोषी करार दिए जा चुके हैं, जेल के अंदर हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। तो एलिगेशन अलग चीज़ है और एलिगेशन के ऊपर जजमेंट अगर आ गया तो आप फंस जाओगे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। इसके अलावा है कि आप जो है बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए। भारत सरकार ने जो है आपको बैंकरप्सी का चार्ज ना लगाया हो। जैसे अभी नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो है इंडिया से भाग करके किसी और देश में जाकर उन्होंने शरण ले लिया है ना। वो जो भी लोन उन्होंने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो चुका पाने में वो सक्षम नहीं है, इसलिए उनको क्या घोषित कर दिया गया? दिवालिया, बैंकरप्ट। तो अगर कोई भी व्यक्ति बैंकरप्ट है तो वो भी भारत के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और पॉलिटिकली अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है गवर्नमेंट का तो वो स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो जितने भी सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के, टोटल 545 चुने जाते हैं, तो उन 545 में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? उस सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। अभी एट प्रेजेंट कौन है? ओम बिरला,
ठीक है। तो स्पीकर के अगुवाई में ही पूरे 5 साल जो है लोकसभा की सदन की कार्यवाही चलती है। एक चीज़ और ध्यान में हमें रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, जैसे मान लीजिए सरकार बन गई, लोकसभा की जो पहली मीटिंग होगी वो प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में होती है, ठीक है। और उस मीटिंग के बाद स्पीकर को चुन लिया जाता है और फिर आगे के टाइम के लिए स्पीकर ही लोकसभा की कार्यवाही को देखते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि लोकसभा की कार्यवाही को होने के लिए, लोकसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसको होने के लिए कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे 545 हमारे एमपीज हैं अगर, है ना, अभी करंट स्ट्रेंथ यही है, तो 544 का 1/10 निकालिए, ऑलमोस्ट 54.5, इट मीन 55 मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो लोकसभा की कार्यवाही प्रोसीडिंग्स तभी चलेगी जब कम से कम एटलीस्ट 55 एमपीज प्रेजेंट होंगे। अगर उससे कम अटेंडेंस है, उससे कम एमपीज प्रेजेंट हैं लोकसभा के अंदर, तो कार्यवाही नहीं होगी, प्रोसीडिंग्स उस दिन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि पावर्स की शेयरिंग बहुत सारे यूनिट्स पे होती है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ है, देन पंचायती राज है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास राज्यसभा का भी कंसेप्ट है, ताकि रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, है ना। कॉमन पीपल, पब्लिक के जो पॉल्यूशंस हैं उसका सॉल्यूशन हो सके, वो रिजॉल्व हो सके। इसलिए हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स की कमी नहीं है, ठीक है। छोटे स्तर पे भी हमारे पास प्रतिनिधि हैं और बड़े स्तर पे भी हमारे पास प्रतिनिधि होते हैं, ताकि हम अपने समस्याओं का निदान उनसे करवा सकें, ठीक है। तो राज्यसभा की कुल संख्या अभी कितनी है? 245। ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 250। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा जो चुनाव होता है, इसको समझिए, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें हम और आप जो पब्लिक है वो डायरेक्टली वोट नहीं करते। इसमें कौन वोट करते हैं? डिफरेंट स्टेट्स के एमएलएज। जैसे सपोज करिए कि दिल्ली में राज्यसभा का चुनाव होना है, तो दिल्ली के जो एमएलएज हैं, है ना, दिल्ली में मान लीजिए 70 सीटें हैं विधानसभा की, तो वो 70 विधायक क्या करेंगे? अपने राज्यसभा के सांसदों को चुनेंगे, ठीक है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होता है, तो वहाँ के जो विधायक हैं, 403 विधायक हैं, तो टोटल 403 विधायक मिलके अपने यहाँ के राज्यसभा सांसद को जो है इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि राज्य में चुनाव राज्यसभा का होता कैसे है। तो देखिए, 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरेटरीज हैं, तो उन सभी स्टेट्स में पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है जी, पॉपुलेशन बहुत मायने रखता है। पॉपुलेशन के बेसिस पे ही हमारे नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को हम जो है सेलेक्ट करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो पॉपुलेशन के आधार पे ही है। जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, बंगाल बड़ा राज्य है, ठीक है, बिहार भी बड़ा है, तमिलनाडु बड़ा है, ठीक है। तो इन राज्यों में राज्यसभा की सीटें क्या हैं? ज़्यादा है। दिल्ली छोटा है, गोवा छोटा है ना, लक्षद्वीप छोटा है। तो इन यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1, 2, 3 मैक्सिमम, इस तरह से है। जो बड़े राज्य होते हैं वहाँ 10-10, 15, 25 भी राज्यसभा के सांसद होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके राज्य के आबादी के ऊपर। इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है? वहाँ के एमएलएज वोट देते हैं और इनको इलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो ज़्यादा पावर लोकसभा के एमपी के पास होता है, ना कि राज्यसभा के एमपी के पास। क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो एमपी है उनको हम चुनते हैं, है ना। और हमारा डेमोक्रेसी क्या कहता है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसलिए यहाँ पे पीपल जो है वो सुप्रीम पावर होता है। और पीपल किसे चुनता है? लोकसभा के एमपी को। इसलिए लोकसभा के सांसदों के पास ज़्यादा पावर होती है। राज्यसभा के पास भी बहुत सारे पावर्स हैं। जैसे कोई भी बिल है ना, किसी भी बिल पे जब डिस्कशन होता है, कोई भी विधेयक है, वो जब पारित होता है तो उसे राज्यसभा में भी भेजना पड़ता है। मान लेते हैं अभी कृषि कानून है, कृषि कानून अगर लोकसभा में पास हो गया, पारित हो गया, तो उसे राज्यसभा में जाना होगा। राज्यसभा में 14 दिन का समय मिलता है उन लोगों को, ठीक है। राज्यसभा के सांसदों को 14 दिन का समय मिलता है। उस 14 डेज के अंदर उस बिल पे उन्हें डिस्कशन करना है, विचार विमर्श करना है, और 14 दिन के अंदर जो है उसे पारित करके फिर से भेज देना है, ताकि वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जा सके और फाइनली वो जो है हमारे यहाँ एक्ट बन जाए, लॉ बन जाए। तो अब मान लीजिए कि लोकसभा से कोई बिल अगर पारित हो गया तो राज्यसभा उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। ये है, उसको 14 दिन के अंदर एट एनी कॉस्ट उसको जो है पारित करना होगा, या कोई उसमें त्रुटि है, ठीक है, लैक्यूना है, तो वो सजेशन दे करके लोकसभा भेज सकती है, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा यहाँ पे पावरफुल हो गया। दूसरा कि जितने भी फिनेंशियल या मनी रिलेटेड बिल्स हैं, वित्त से संबंधित जितने सारे बिल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के में ही पास होते हैं, उसको राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिनेंस और मनी से के अलावा जितने भी डिसीजंस हैं,
चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, फार्म से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। बस वित्त को छोड़ के, फिनेंस को छोड़ के जो भी विधेयक पारित होते हैं हमारे देश के अंदर, उसमें लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का करीब करीब समान भागीदारी होती है। लेकिन फिनेंस और मनी जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सांसद ही पारित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला तो कि आपके पास भारत का नागरिकता होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा कि आप कम से कम 30 वर्ष या 30 से ऊपर के होने चाहिए। देखिए, यहीं पे लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिफरेंस आ गया। लोकसभा 25 साल होने चाहिए और राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आपको कितना होना चाहिए एज, 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। तीसरा कि आप किसी भी तरह का मानसिक पीड़ा से, है ना, किसी तरह की जो है आपको डिफॉर्मिटी ब्रेन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका हेल्थ का सर्टिफिकेट भी वो लोग देखते हैं, उस अकॉर्डिंग पे आपको टिकट दिया जाता है। उसके अलावा बैंकरप्सी इसमें भी कॉमन है कि बैंकरप्ट आप नहीं होने चाहिए, तो आपको जो है राज्यसभा का चुनाव आप लड़ सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले 21 ईयर्स था हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, आपको पता है, जिसके तहत जो भी एडल्ट है, ठीक है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। पहले ये उम्र सीमा 21 ईयर्स थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत 61वां जो हमारा संशोधन हुआ है संविधान के अंदर, उसके अंदर इस 21 वर्ष को घटाकर 18 कर दिया गया है। और अब 18 वर्ष या इससे ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी एडल्ट हैं, वो वोट देने के अधिकारी हैं, ठीक है। वोट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम सभी को देना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा। इसको अच्छे से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करिएगा, इससे एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेसिडेंट बताऊंगा, है ना, उसके बाद मैं पॉलिटी के और हायर एजुकेशन के और भी कमीशंस वगैरह को डिस्कस करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले चले जाए और आप उसको अवेल कर लें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।